नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे। और आज की क्लास में हम हमारे जो टॉपिक चल रहा था एलिगेशन, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो ये आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फटाफट से आप अपनी कॉपी पेन ले लीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मैथ्स का रोमांचकारी सफर आप लोगों के साथ मैं शुरू करने जा रहा हूं आज के लिए। और जिन्होंने भी पहले की वीडियोस नहीं देखी है एलिगेशन की, उनसे मेरा अनुरोध है एक बार ज़रूर पहले की वीडियो देखिए। और जो कुछ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं जिनको अनुरोध, प्रार्थना ये वर्ड समझ में नहीं आ रहे, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले की वीडियो ज़रूर देखिए। तो आइए यही थोड़े बहुत अपने हंसी मजाक के साथ मैथ्स के रोमांचकारी सफर को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, फोर 50 टॉयज आर डिवाइडेड इंटू 3 टाइप्स ए बी एंड सी। 450 आपके सामने खिलौने हैं, इनको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, ए बी और सी। ऑल 3 टाइप ऑफ टॉयज आर सोल्ड एट द प्रॉफिट ऑफ 9%, 10% एंड 12% रिस्पेक्टिवली। और ये जो इनके खिलौने हैं, इनको ए वालों को 9%, बी वालों को 10% और सी वालों को 12% रिस्पेक्टिवली क्रमशः इसकी प्रॉफिट पर बेचा है। ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम टाइप ए एंड बी इज 9 एंड 3/7। तो जो ए और बी का ओवरऑल प्रॉफिट है ना आपका, वो 9 से ही 3/7% का प्रॉफिट है। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन ये 9 से ही 3/7% है। आप चाहो तो यहाँ पर लिख भी सकते हो 9 एंड 3/7%। ए और बी से 9 से ही 3/7% का लाभ हुआ। एंड ओवरऑल प्रॉफिट फ्रॉम 3 टाइप्स इज 10%। और सभी से मिला के 10% का लाभ हुआ। फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज केप्ट इन ऑल 3 कैटेगरीज इन ए। मतलब ए में कितने खिलौने रखे गए, उसका हमें जो है जवाब देना है। तो ये इससे हम देख लेते हैं। ये आपका, इसकी जगह देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसकी जगह आएगा 9 एंड 3/7%। तो इसका हम डेटा लिख लेते हैं एक बार, हमें क्या क्या चाहिए। कि देखो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लिख रहा हूँ कि ए से तो मुझे होता है 9% प्रॉफिट, बी से होता है 10% प्रॉफिट, सी से होता है 12% प्रॉफिट। सी से कितना होता है 12% प्रॉफिट। और ए और बी से जो मेरा टोटल प्रॉफिट होता है वो होता है 9 एंड 3/7%। 9 एंड 3/7% मेरा ये प्रॉफिट होता है। और टोटल सभी से, तीनों प्रकार के खिलौने यानी ए बी और सी से मुझे मिलाकर होता है 10% प्रॉफिट। तो हमें ये बताना है कि ए में कितने खिलौने हमने रखे हैं। तो देखो, हम एलिगेशन पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशंस देख रहे हैं। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर ए का प्रॉफिट दिया हुआ है इंडिविजुअल, बी का प्रॉफिट दिया हुआ है इंडिविजुअल, और ए प्लस बी का आपके कंबाइंड प्रॉफिट दिया हुआ है कि ए और बी से मिलाकर हमें टोटल कितना लाभ होता है। तो हम इससे जो है आपका एलिगेशन लगा के ए और बी का रेशो निकाल सकते हैं, क्योंकि एलिगेशन में हम यही देखते हैं कि दो डिफरेंट को किस रेशो में मिक्स किया है, ताकि फाइनली हमें कमांड जो है ये प्रॉफिट प्राप्त हो। तो ए जो है 9% प्रॉफिट और बी 10% प्रॉफिट। ए 9% और बी 10% को हमने इस हिसाब से मिक्स किया है कि हमें ओवरऑल 9 एंड 3/7% प्रॉफिट प्राप्त हो। तो 9 एंड 3/7% है, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 सत्ते 63 और 3 66/7%। 66/7% में इसको लिख सकता हूँ। अब आप यहाँ से देखो
मैं 9 में से 66/7 इन दोनों का अंतर करूंगा, 10 और 66/7 का अंतर करूंगा। इससे बढ़िया है कि मैं इस 7 से इन तीनों को गुणा कर लूं, क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं। तो किसी भी संख्या से आप दोनों को गुणा कर दो, भाग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 7 से गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 9 सत्ते 63, 7 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 66। हमने इन तीनों को 7 से गुणा कर लिया। तो 9 × 7 63, 10 × 7 70 और 66/7 × 7 हो जाएगा आपका 66%। और ए और बी का रेशो निकाल देंगे। इन दोनों का अंतर 3 यहाँ पर, इन दोनों का अंतर 4। मतलब ए और बी जो खिलौने हैं हमारे वो 4:3 के रेशो में है। तब ए पर 9% प्रॉफिट और बी पर 10% प्रॉफिट होने पर हमें ओवरऑल 66/7% का प्रॉफिट होगा। अब हमें देखो क्या दिया हुआ है, हमने ए और बी का टोटल दिया हुआ है 9 and 3/7%, सी का दिया हुआ है 12%। तो हम ए बी और सी का भी दिया हुआ है, मतलब ए और बी का दिया हुआ है, सी का दिया हुआ है अलग अलग इंडिविजुअल प्रॉफिट, और फिर लास्ट में एक आपको दिया हुआ है जो ओवरऑल प्रॉफिट है। तो आप ए बी का एक साथ और सी का रेशो भी निकाल सकते हो, क्योंकि यही हमने एलिगेशन में यहाँ पर पढ़ा है कि दो हमें अलग अलग दिए हुए हैं तो उनका रेशो हम एलिगेशन से निकाल देते हैं। ए और बी में होता है हमारे प्रॉफिट 9 and 3/7%, सी में होता है 12%, इन दोनों में आपके होता है 10%, इन दोनों में होता है आपके 10%। तो इनका रेशो क्या हो जाएगा, वही नीचे आपका 7 है तो इसको हम 7 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे क्या होगा हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अब देखो मैं यहाँ पर 9 and 3/7 लिखा, इसकी जगह 66/7 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो 7 से गुणा कर देंगे तो ये तो हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 12 × 7 84 और ये हो जाएगा 10 × 7 70, 10 × 7 70। 7 से गुणा करने पर 66 तो है ए और बी का प्रॉफिट, 84 है सी का प्रॉफिट। इनको किस रेशो में हमने मिक्स किया कि हमारे ए बी और सी का जो प्रॉफिट आया वो आया 70। तो इनका अंतर निकाल देंगे, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 4 और यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर आएगा 14। मतलब ए बी तो है 14 तो सी होंगे 4। अगर इनको 14 और 4 के रेशो में हम मिक्स करेंगे तो ए और बी का जो 66/7% प्रॉफिट है और सी का 12%, तो हमें फाइनली जो प्रॉफिट मिलेगा वो 10% मिलेगा। अब देखो यहाँ से ये क्या है, ये तो ए का मान है यहाँ से और ये बी का मान है। मतलब हमारे पास जो रेशो आया है वो ए और बी का रेशो आया है। ये तो है ए और ये है बी, तो टोटल ए और बी यहाँ से कितना हो जाएगा 7 यूनिट्स। कि भाई 4 अगर ए होगा तो बी 3 होगा, अगर ए की वैल्यू 4 होगी तो बी की वैल्यू 3 होगी आपके सवाल में। तो आपके ए और बी का टोटल मान हो गया 7 यूनिट। जबकि यहाँ पर ए और बी, ये ए और बी है और ये सी है, तो यहाँ पर ए और बी का मान आपको दिया हुआ है 14, यहाँ पर 7 की वैल्यू 14 है। तो ए और बी का जो टोटल मान है वो दोनों में हमारे बराबर होना चाहिए, ये रेशो ही तो है। तो हम इसको 7 की जगह 14 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम इस 7 यूनिट को 14 मान लें, मैं इस 7 यूनिट को अगर 14 मान लेता हूं, क्योंकि यहाँ पर 14 दिया हुआ है, तो ए जो 4 यूनिट है वो तो हो जाएगा 8, जो ए 4 यूनिट है वो तो हो जाएगा 8 और बी जो 3 यूनिट है वो हो जाएगा 6। ये बात आई या नहीं आई समझ में आपके कि हमने ए और बी जो है यहाँ पर रेशो आया 4:3। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, हमने माना है कि अगर ए 4 होगा तो बी की वैल्यू 3 होगी। तो टोटल आपका ए और बी 7 यूनिट आ गया। जबकि यहाँ पर 7 यूनिट की वैल्यू इधर सवाल में कितनी है, इधर ए और बी का मान 14 है। तो जब 7 का मान 14 कब हो सकता है, क्योंकि ये तो रेशो ही है, तो हम इसमें मर्जी के मालिक हैं। तो इनको 8:6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4:3 से 7 यूनिट आ रहा है, हमको 14 चाहिए, तो 8:6 भी लिख सकते हैं। अब ये आपने उतार लिया। अब इसके आगे मैं जो है आपके इधर कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो ए की, बी की और सी की रेशो, अगर ए जो है 8 है
तो बी कितना है 6। यदि ए 8 है, या फिर इसको एक और तरीके से कर सकते हैं हम या तो इस 14:4 को चेंज करके 7:2 बना लें, तो आपके और ज्यादा इजी हो जाएगा। हाँ, ये ज्यादा बेटर है, आपको इतना समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना आपके समझने की जरूरत ही नहीं है। ये ज्यादा बेटर हो गया कि हमने ए और बी का रेशो निकाला, इधर से 4:3, उधर से ए और बी का रेशो आया 14:4, 14:4, तो इसको ही मैं 2 से काट लूं तो भी आपके 7:2 हो गया। अब यहाँ से ए और बी की टोटल वैल्यू आपके सामने 7 है और यहाँ से भी 7 है। अब ये आपके सवाल बिल्कुल इजी हो गया कि आपके यहाँ से भी 7 आ गई और वहां से भी 7 आ गई। अगर आप इसको 2 से नहीं काटना चाहो तो इसको 2 से गुणा भी कर सकते हो, जैसे हमने पहले किया था, लेकिन ये ज्यादा इजी है कि 14:4 है, ए प्लस बी की वैल्यू 14 है तो सी की वैल्यू 4 होगी। अगर ए प्लस बी की वैल्यू 7 है तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आपके सामने ये बिल्कुल सवाल इजी हो गया है कि यदि ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू सवाल में 3 होगी। ए की वैल्यू 4 है तो बी की वैल्यू 3 होगी, और ए और बी की वैल्यू 4 और 3 7 है तो सी की वैल्यू आपके सामने 2 होगी। सी की वैल्यू 2 होगी। अब हमें क्या पूछ रहा है, ए में कितने खिलौनों को रखा गया है। अब ए में अगर 4 खिलौनों को रखा गया है तो बी में रखा गया है 3 खिलौनों को और सी में रखा गया है 2 खिलौनों को। तो आपके टोटल खिलौने कितने हो गए, 4 3 7 और 2 9, 4 और 3, 4 ए में खिलौने, 3 बी में खिलौने और सी में 2 खिलौने। टोटल 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है 450। टोटल 9 यूनिट की वैल्यू सवाल में 450 दी हुई है, तो हमें ए के पूछ रहा है। ए में कितने हैं 4 यूनिट, 9 यूनिट की वैल्यू 450 है, मतलब 50 गुना है, तो ए को भी 50 से गुना कर दो 200, तो ये आपका 200। हाँ, थोड़ा सा सवाल बड़ा है, डबल एलिगेशन लगेगा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा और कोई इतना कठिन सवाल ये नहीं है। देखो एक बार कि ए में 9% प्रॉफिट, बी में 10% और सी में 12% प्रॉफिट होता है। ए और बी में मिला के 9 एंड 3/7% होता है, और टोटल आपका ए बी सी में 10% प्रॉफिट होता है। ए में 9% और बी में 10% को किस अनुपात में मिलाएं कि 9 से ही 3/7 या 66/7% हो, तो इनका रेशो आ जाएगा जिसमें हमने मिलाया है 4:3। अब ए प्लस बी की वैल्यू सवाल में 66.7% प्रॉफिट है यहाँ पर, और सी में 12% है, तो इनको किस रेशो में मिलाएं कि हमें ओवरऑल जो प्रॉफिट है 10% प्राप्त हो, तो इनको मिलाएंगे 14:4 के रेशो में। अब 14:4 लिखूं मैं या रेशो में 7:2 लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए की वैल्यू अगर 4 है तो बी की वैल्यू 3 है, 4 है तो 3 है, तो ए और बी की वैल्यू यहां से भी आ गई 7, और अगर ए और बी की वैल्यू 7 है तो सी की वैल्यू आपके आ गई 2, मतलब ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है तो सी की वैल्यू 2 है। टोटल 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट की वैल्यू अगर 450 है सवाल में, टोटल खिलौने की टोटल 450 खिलौने हैं मिला के, तो ये ए के जो 4 यूनिट खिलौने हैं इनका मान हो जाएगा 200। ठीक है, तो ये आपका 200 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 39 rupees are to be divided among 65 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास। 39 रुपए हैं हमारे पास और उनको एक कक्षा के 65 विद्यार्थियों में बांटना है। इफ ईच ऑफ द बॉयज गेट्स 80 पैसा एंड ईच ऑफ द गर्ल्स गेट 30 पैसा, अगर हर लड़के को तो 80 पैसे देते हैं हम और हर लड़की को 30 पैसे देते हैं, देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास। तो हमें यह पता करना है कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्लास में क्या है। लड़के और लड़कियों की संख्या क्या है। अब आप देखो, लड़कियों को आपने दिए 80 पैसे हर लड़की को, लड़के को दिए 30 पैसे, ये बॉयज हैं और ये हैं गर्ल्स। 30 पैसे तो दिए लड़कियों को और बॉयज को या लड़कों को दिए 80 पैसे। तो हमने इनको किस अनुपात में दिया कि हमारे टोटल 65 स्टूडेंट्स में 39 रुपए बच गए। अब आप देखो 65 स्टूडेंट हैं
उनमें टोटल 39 रुपीज बांटने हैं। 39 रुपीज बांटने हैं 65 स्टूडेंट में। तो हर एक स्टूडेंट को कितने मिलेंगे अगर बराबर बराबर बांटे तो 39/65। 13 से काट देंगे इसको, 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65। 3/5 का मतलब 0.6 रुपीज। मतलब हर एक स्टूडेंट को 0.6 रुपए मिले, या मैं यूं कह दूं 60 पैसे मिले। कि टोटल 100 पैसों की वैल्यू तो 100 पैसों की वैल्यू 1 रुपया होती है, तो 0.6 रुपए की वैल्यू 60 पैसे हो जाएगी। देखो हमने क्या किया, हर लड़के को 80 पैसे दिए और हर लड़की को 30 पैसे दिए। इससे क्या हुआ, हमें टोटल 65 स्टूडेंट्स में ऐसा करके 39 रुपए बांटने हैं। तो एक स्टूडेंट को कितने मिलेंगे, 39/65 यानी कि 60 पैसे। 60 पैसे एक स्टूडेंट को मिलेंगे। अब हमें यह भी पता है लड़कियों को कितने दिए अलग अलग, ये भी पता है लड़कों को कितने दिए, और ये भी पता है ओवरऑल सब स्टूडेंट्स को कितने दिए। तो लड़के और लड़कियों का रेशो आ जाएगा आपके, कि हम इन 80 पैसों और 30 पैसों को किस अनुपात में बांट रहे हैं कि सभी को 60 पैसे मिल रहे हैं। अब देखो 60 और 30 का अंतर 30, 60 और 30 का अंतर हो गया 30, और 80 और 60 का अंतर हो गया 20। 80 और 60 का अंतर हो गया 20, यानी कि लड़के और लड़कियों का जो रेशो आया 0 से 0 काट दो, 3:2। मतलब अगर इस क्लास में टोटल 5 लड़के हैं, टोटल 5 विद्यार्थी हैं, तो उसमें 3 तो हैं लड़के और 2 हैं लड़कियां। 3 और 2 तो बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल स्टूडेंट्स हो गए, क्योंकि एक क्लास में आधे कुछ तो लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। टोटल 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में दी हुई है कि 65 स्टूडेंट हैं। 65 स्टूडेंट हैं तो लड़के लड़के निकाल देंगे, लड़के हैं 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू 65 है, मतलब हर एक यूनिट की वैल्यू 13 है, तो 3 की वैल्यू हो जाएगी 13 × 3 = 39, और गर्ल्स हो जाएगी 2 यूनिट की वैल्यू 13 × 2 = 26। तो ये 39 और 26 आपका आंसर। ठीक है, ये तो बिल्कुल इजी सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक इतना सा समझना था कि लड़कों को 80 पैसे मिले हर लड़के को, और लड़की को 30 पैसे मिले। तो इन 80 और 30 पैसों को किस अनुपात में हम बांट रहे हैं कि आपके टोटल हर बंदे को, हर विद्यार्थी को 60 पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि 65 स्टूडेंट में 39 रुपए बांटने हैं, तो हर एक व्यक्ति को 60 पैसे मिलेंगे। तो इनका रेशो आ गया 3:2 बॉयज और गर्ल्स का। तो मतलब बॉयज और गर्ल्स मिला के 5 यूनिट की वैल्यू सवाल में 65 दी हुई है। 1 यूनिट की वैल्यू 13 गुना हो जाएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू होगी 39 और 2 यूनिट की वैल्यू होगी 26। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो हमने एवरेज में भी पढ़ा था, अगर आपने वहां पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार उस क्लास को जरूर देखो। इस सवाल को 3 तरीके से कर सकते हैं, एक तो बेसिक तरीका, फिर उसके बाद में एलिगेशन, और फिर हमने जो आपके एवरेज में अप्रोच देखी थी उससे। ए क्रिकेटर मेक्स सम रन्स इन 15 innings. He makes 85 runs in 16th inning, and by this his average run increased by 3. एक क्रिकेट खिलाड़ी है, वो 15 अपनी पारियों में किसी औसत से रन बनाता है, कुछ भी रन बनाता है, हमें नहीं पता क्या रन बनाता है। He makes 85 run in 16th inning, और 16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 बढ़ गई। पहले से 3 रन अधिक होगी, तो 16वीं पारी के बाद औसत संख्या क्या होगी? 16वीं पारी के बाद औसत संख्या क्या होगी? अब इसको देखो, हमने जो बेसिक इसका तरीका था, जो भी एक्स मान के करते थे, तो वो तो हमने आपके एवरेज जब पढ़ लिया था, तो उसको वापस करने से कोई नहीं है। यहाँ मैं आपको एक तो अप्रोच बता दूंगा इसकी एवरेज की, जो हम माइंड से अप्रोच क्या होनी चाहिए, और हम एलिगेशन देख लेते हैं। कि मान लो 15 पारियों में उसके रन, 15 पारियों में एवरेज उसका एक्स था, ये हम मान रहे हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 15 पारियों में उसका एवरेज क्या था। तो 15 पारियों में एक्स रन था एवरेज,
16वीं पारी में उसने 85 रन बनाए, 16वीं पारी में उसने 85 रन आपके बनाए। तो ये 15 पारियों तक का एवरेज है और ये 16वीं पारी का एवरेज है। 15 पारियों का एवरेज और 16वीं पारी के एवरेज को अगर दोनों को मिक्स कर दें तो आपके टोटल 16 पारी का एवरेज आ जाएगा। कि 15 पारियों तक उसका एवरेज x था, 16वीं में 85 बनाए तो आपके एवरेज जो है 3 बढ़कर ये हो गया कि 16 पारियों का एवरेज, 16 पारियों का एवरेज जो हो जाएगा कि आपके सामने पहले तो क्या कह रहा है कि 16वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 रन अधिक होगी। तो पहले x थी तो अब होगी x+3 कि 15 पारियों तक x की एवरेज से रन बना रहा था, 16वीं पारी में 85 रन बनाए तो उससे आपके ओवरऑल एवरेज जो है x+3 होगी, x से 3 बढ़ गई। तो आपके इसका रेशो क्या होगा कि यहां तक तो थी 15 पारियां और यहां तक थी 1 पारी। ये चीज आई या नहीं आई आपके समझ में कि यहां तक तो थी 15 पारियां और यहां होगी 1 पारी। कि ये तो 15 पारियों के रन हैं x के एवरेज से, अगली 1 पारी में हमने बनाए 85 रन, तो टोटल 15 और 1 16 पारियों का एवरेज आपका x+3 हो गया। अब इनका रेशो आ गया 15:3। अब यहां से हम निकाल देंगे, यहां पर तो आएगा इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर आएगा 3 क्योंकि x और x+3 का अंतर यहां आएगा और यहाँ 85 और x+3 का अंतर आएगा। ठीक है, अब एक चीज देखो आप सवाल में 85 और x+3 का अंतर भी हम निकाल देंगे, पर थोड़ी सी चीज सोचो कि आपको ये तो पता है कि इनका रेशो 15:1 ही होगा क्योंकि ये पहले 15 पारियों के रन है और फिर ये उससे अगली पारी के रन है। इस एक की वैल्यू सवाल में दी हुई है 3, एक की वैल्यू ओरिजिनली सवाल में दी हुई है 3, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 45। ये चीज आई या नहीं आई समझ में, एक बार कमेंट में जरूर बताओ कि x तो था 15 पारियों का औसत और 85 बनाए रन उसने 16वीं पारी में, तो 15:1 का इनका औसत हो गया, तो टोटल आपके रन हो गए x+3। अब इस एक की वैल्यू सवाल में 3 आ गई हमारे, तो इस 15 की वैल्यू हो जाएगी 45। तो 85 - x+3 इसकी वैल्यू आ गई 40। 85 और x-3 का अंतर आ गया 45, x+3 का सॉरी, x+3 की वैल्यू होगी 40 डायरेक्ट। कैसे कि x+3 जो है ये आपका इधर चला जाएगा और 85 - 45 = 40। तो हमें क्या पूछ रहा है, 16वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन कितने हैं। तो हमें 16 पारियों के बाद एवरेज चाहिए। 16 पारियों के बाद एवरेज क्या था, x+3, x+3 की सवाल में डायरेक्ट वैल्यू आ गई 40, तो आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ये आया या नहीं आया समझ में, ऐसे एलिगेशन से काम लेते हैं कि हमने माना 15 पारियों तक का उसका एवरेज जो है वो था x, 16वीं पारी में 85 रन बनाए, उससे 16 पारियों का टोटल एवरेज हो गया x+3 क्योंकि 3 रन आपका एवरेज बढ़ गया है। तो 15 पारियों में x रन बनाए और 1 पारी में 85, तो इनका रेशो हो गया 15:1। इस एक की वैल्यू सवाल में आई है 3, तो 15 की वैल्यू हो जाएगी 45। अब देख लो 85 और x-3 का अंतर 45 है, सॉरी x+3 का अंतर 45 है, तो x+3 यानी कि 16 पारियों का एवरेज x+3 है, उसकी वैल्यू सवाल में आ गई 40। अब ये आपका एवरेज हो गया, हमने इसको एवरेज से ऐसे कर देंगे, एलिगेशन से सॉरी। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझ सकते हो एक बार, ये आपका एलिगेशन हो गया और इसके नीचे हम दूसरा, ये बीच है और ये आपकी नदी है, तो इनमें आप समुंदर है, तो थोड़ा सा समझो कि हम यूं मान लेते हैं कि इसने 15 पारियों में कुछ रन बनाए थे x, 15 पारियों में जो हमने एवरेज में तरीका पढ़ा था, इस एक ही तरीके से मैंने आपको पूरे सवाल करवाए थे एवरेज के। वो तरीका देखो कि हमने 15 पारियों में कुछ रन बनाए x, ये टोटल 15 पारी है, तो ये 16th जो पारी है, 16th पारी में भी मान लो मैंने x ही रन बनाए होते तो मेरा टोटल एवरेज x ही रहता। इस एक कंसेप्ट से हमने टोटल एवरेज के सारे सवाल करे हैं।
मैं यूं कह रहा हूं कि 15 पारियों तक एवरेज x रन था। इसका मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि 15 पारियों में टोटल हर एक में x रन बनाए, अगर बराबर बांटे तो। 16वीं पारी में भी अगर वो x ही रन बनाता तो 16 पारियों तक टोटल एवरेज आपका x ही रहता, लेकिन हम जैसा माने वो सवाल में हो ये जरूरी नहीं है। इसने x की जगह रन बनाए 85, तो उसके टोटल आपके रन हो गए x+3। इसका मतलब इसने क्या किया, 85 रन बनाए तो वो x से कुछ ज्यादा थे, उसकी वजह से 15 पारियों तक के औसत रनों में 3 रनों की वृद्धि हो गई, 3 रनों की वृद्धि हो गई। तो इस 85 में से आपके इसने मान लो 16वीं पारी के बाद तो औसत बढ़ी गया ना, तो 15 पारियों तक के 3-3 रन बढ़ गए। इस 85 में से 3 रन आपने हर पारी को दिए, तो टोटल 15 पारियों को रन दे दिए 45, तो आपके सामने 40 बचा, जो कि आपका एवरेज नया आया। कि मतलब इसने नए एवरेज से, अगर ये मान लो x ही रन बनाता, अगर ये x ही रन बनाता तो एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे हुआ क्या, इसके टोटल एवरेज बढ़ गया आपका x+3। x+3 टोटल एवरेज बढ़ गया, तो 3-3 रन इन 15 पारियों को दिए, 3-3 रन 15 पारियों को दिए, तो 45 रन तो इनके रन बढ़ाने में ही चले गए, बचे हुए 40 इसका नया एवरेज है। अच्छा, ये नया एवरेज है, पुराना नहीं है, क्योंकि हमने केवल 15 पारियों को रन दिए हैं। अगर हम यूं कहें ना पुराना एवरेज निकालना हो, तो पुराना एवरेज कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू, ये x+3 की वैल्यू है 40, क्योंकि यहां पर इसने क्या रन बनाए कि x+3 रन तो बनाए इस पारी का एवरेज, और उसके बाद के जो एडिशनल रन थे वो 15-15 पारियों में 3-3 रन चले गए। तो हम x+3 की वैल्यू 40 है, तो अगर x आपसे पूछे पुराना एवरेज तो 37 निकाल सकते हैं। या ऐसे समझ लो कि अगर ये पुराना एवरेज x ही बनाता तो टोटल कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने x से टोटल कितने ज्यादा रन बनाए, x से कि 16 पारियों में 3-3 रन बढ़ गए, तो 48 रन ज्यादा बनाए, तो 37 इस x का मान हो गया कि x+16 पारियों के 3 48 रन बराबर हो गए 85 रन, तो x की वैल्यू होगी 37। ये हमने बहुत डीप में एवरेज में सारे सवालों में पढ़ा है, तो आप वहां से भी देख सकते हो, लेकिन इसको शॉर्ट में ऐसे समझ लो, एलिगेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अगर इसने एवरेज ही रन बनाए होते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 15 पारियों को 3-3 रन तो इसने दे ही दिए, बचे हुए इसके एवरेज रन थे, तो 15 पारियों को 3 के हिसाब से 45 रन दे दिए 85 में से, तो बचा हुआ जो 40 है वो इसका एवरेज स्कोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक गेंदबाज का औसत रन प्रति विकेट 11.5 है। क्रिकेट आपने देखा होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, बॉलिंग एवरेज, कि आप एक विकेट लेने पर कितने रन देते हो, वो आपका एवरेज विकेट होता है। अगली पारी में वह 40 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, तो उसका गेंदबाजी औसत 0.5 कम हो जाता है, उसके द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या क्या होगी। एक गेंदबाज है, वो पहले की सारी इनिंग्स में औसत जो उसका एवरेज बॉलिंग एवरेज था वो 11.5 था। अगली पारी में क्या, उसने 4 रन देकर 5 विकेट ले लिए, 4 रन देकर 5 विकेट ले लिए, तो उसका औसत जो है 0.5 से कम हो गया, या इसको यूं भी कह दो 0.5 सुधर गया, ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि बॉलिंग एवरेज जितना कम होगा उतना ही वो खिलाड़ी बढ़िया होगा कि ये कितने कम रन देकर आपका एक विकेट ले लेता है। तो औसत 0.5 कम हो गया, तो गेंदबाज द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या। अब पहले आपका इनिशियल एवरेज था 11.5, ठीक है। अब नया एवरेज, न्यू एवरेज क्या हो जाएगा कि 11.5 से 0.5 कम हो गया, यानी कि अब 11 ही रह गया, ठीक है। देखो पहले वो 11 रन देता था, 11.5 रन देता था, और लेता था आपके सामने विकेट 1। अब उसने 5 रनों में, देखो 5 विकेट में टोटल 40 रन ले लिए, 5 विकेट दिए और 40 रन ले लिए, या सॉरी 40 रन दिए और 5 विकेट ले लिए, तो अब इसका एवरेज क्या हो जाएगा इन एक पारी का, कि 40 रन देकर 5 विकेट ले लिए, तो एवरेज हो गया 8 रन प्रति विकेट। एवरेज ऐसे ही निकालते हैं कि 5 विकेट लिए 40 रनों में, तो एक में इसका एवरेज हो गया 8, मतलब पहले के तो थे 11.5 का एवरेज, फिर 8 का एवरेज, इन दोनों को किस अनुपात में मिक्स करें
कि 11 आ जाए आपका टोटल एवरेज। अब देखो यहां तो इन दोनों का अंतर आएगा 0.5, 11.5 और 11 का एवरेज आएगा 0.5, और यहाँ 11 और 8 का अंतर आएगा 3, 11 और 8 का अंतर आएगा 3। अब आपको ये तो पता ही है इस सवाल में कि यहाँ पर इसने कितने विकेट लिए हैं, 5 विकेट। ये हम एवरेज निकाल रहे हैं कि कितने रन देकर विकेट ले रहा है, तो यहाँ रेशो आएगा विकेट्स का। ये आ गया समझ में कि पहले तो ये 11.5 रन प्रति विकेट दे रहा था, फिर 8 रन प्रति विकेट दिए, तो यहाँ पर 11 इसका प्रति विकेट आ गया। यहाँ पर टोटल कितने विकेट लिए, तो टोटल लिए थे 5 विकेट, टोटल लिए थे 5 विकेट, क्योंकि यहाँ पर विकेट्स लिए थे 5, रन प्रति विकेट दिए थे 8, तो यहाँ 0.5 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो इस 3 की वैल्यू हो जाएगी 30, क्योंकि 0.5 का मान 10 गुना है, तो यहाँ पर हो जाएगी 30, तो आपके टोटल विकेट आगे 35, टोटल विकेट आगे आपके 35। इस तरीके से आप इस सवाल को करोगे। कैसे कि पहले आपका एवरेज 11.5 था, फिर एक पारी के बाद 0.5 कम हो गया तो 11 ही एवरेज रह गया। 11.5 रन प्रति विकेट देकर कुछ विकेट लिए और 8 रन प्रति विकेट देकर 5 विकेट लिए, तो इससे आपका ओवरऑल एवरेज 11 का आ गया। तो इनका रेशो आ गया 3:0.5, यानी कि 30:5। अब आपने 30 विकेट तो मतलब पहले लिए थे और फिर 5 विकेट और ले लिए, तो टोटल आपके विकेट हो गए 35। इस तरीके से एलिगेशन लगाकर आप बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हो कि पहले 11.5 था, फिर 8 था, इनको किस अनुपात में लिए कि हमारा टोटल एवरेज 11 आ गया। अब इसके बाद हमने एलिगेशन का सब्स्टिट्यूटरी मेथड भी देखा था एवरेज पढ़ते समय, एक बार उसको वापस रिवाइज कर लेते हैं कि यहाँ पर पहले तो 11.5 का औसत ले रहा था, फिर 8 का दिया, उससे टोटल आपके जो आ गया एवरेज वो 11 का। अब मैं यूं कह रहा हूं इस एक पारी में हमने मान लिया, मैं ये मान रहा हूं कि ये आपके टोटल पहले की पारियों के विकेट हैं, ये लास्ट के, और ये टोटल। अब आप बताओ अगर इस पारी में भी वो 11.5 के एवरेज से ही दे देता, इस पारी में भी अगर वो 11.5 रन प्रति विकेट का एवरेज दे देता, तो ये आपका ओवरऑल एवरेज 11.5 ही रहता। मतलब पहले तक भी वो 11.5 रन देकर 1 विकेट ले रहा था, अब भी अगर इस पारी में भी वो 11.5 रन देकर 1 विकेट लेता तो आपके एवरेज 11.5 का ही रहता। लेकिन हम जैसा माने वो हो ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर 8 रन देकर ही 1 विकेट ले लिया, तो यहाँ पर टोटल आपके एवरेज 11 हो गया, टोटल एवरेज 11 हो गया। अब आप देखो अगर ये 11.5 रन देकर 1 विकेट लेता, 11.5 रन देकर 1 विकेट लेता, तो 5 विकेट में टोटल रन कितने होते कि 11.5 से 1 रन, तो 5 में टोटल हो जाते 57.5, टोटल 5 में रन हो जाते 57.5। कि अगर ये 11.5 रन देकर 1 विकेट लेता आपके लिए, तो टोटल 5 विकेट लेने में रन देने पड़ते 57.5 रन। लेकिन यहाँ पर दिए कितने, 8 के हिसाब से, 8 से 5 में 40 रन, तो रन बचाए कितने, 57.5 देता और 40 ही दिए, तो 17.5 रन आपने बचा लिए टोटल। तो 17.5 से फर्क कितना पड़ा, 17.5 से 0.5 का फर्क पड़ा, तो आपके टोटल विकेट की संख्या होगी 0.5 का भाग दे दो 35। इस तरीके से भी आप इस सवाल को कर सकते हो, इसमें केवल आपके सोचने की जरूरत है। एक बार आराम से हम समझते हैं फिर आपको ये समझ में आएगा। मैं यूं कह रहा हूं पहले वो एवरेज रन हर विकेट लेने पर 11.5 रन देता था। अगर हमने सिर्फ इतना सा माना कि इस पारी में भी उसने 11.5 रन देता, तो आपके टोटल जो है 11.5 का ही एवरेज देता, पहले भी 11.5 के एवरेज से देता, इस पारी में भी 11.5 के एवरेज से देता, तो आपके टोटल एवरेज उसका 11.5 का ही रहता। लेकिन इस पारी में उसने 8 रन नहीं दिए, 8 विकेट प्रति रन दिए, 8 रन प्रति विकेट, सॉरी 8 रन प्रति विकेट दिए, तो उसका एवरेज 11 का हो गया। अब देखो अगर 8 रन के हिसाब से 5 विकेट में टोटल 40 रन दिए, कि आपको ये पता है कि इस पारी में उसने 40 रन ही दिए, या इस 8 को भी छोड़ो आप, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है।
आप तो बस इतना समझो कि अगर इस पारी में भी 11.5 रन ही देता तो आपका एवरेज 11.5 ही रहता। 11.5 रन प्रति विकेट देता तो 5 रनों में देता 57.5 रन, 5 रनों में 57.5 रन देता, जबकि उसने दिए कितने थे 40 रन, तो रन बच गए 17.5। टोटल 17.5 रन बचने से आपके 0.5 का फर्क आ गया। टोटल 17.5 रन आपने बचाए, उससे एक विकेट पर कितना फर्क पड़ा 0.5 का। तो टोटल विकेट कितने हो गए कि 17.5 से 0.5 का फर्क पड़ रहा है, तो टोटल विकेट हो गए मेरे 35। ये 35 आपका आंसर। इसमें कुछ भी नहीं करना होता, ना इतना लिखना है, सिर्फ समझने की बात है। आपको सिर्फ एग्जाम में इतना सा करना है कि अगर मैं 11.5 रन देता हर एक विकेट में तो मेरे टोटल रन जाते 57.5, 5 विकेट में। लेकिन मैंने दिए कितने हैं 40 ही रन, मैंने दिए कितने हैं 40 ही रन दिए, तो 17.5 रन मैंने बचा लिए, उससे हर विकेट पर 0.5 का फर्क पड़ गया। तो मेरे टोटल रन जो हो गए वो हो गए 17.5 बटा 0.5 बराबर 35 रन। तो इस तरीके से इस सवाल को करेंगे। ये बहुत इजी मेथड है, आपने अगर एवरेज में समझा होगा तो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, वरना आप देखो उसमें हर एक सवाल मैंने इसी कंसेप्ट पे कराया है, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, वरना हमारे पास एलिगेशन तो है ही। तो ये देखो आप इस तरीके से इन सवालों को करोगे। अगर ये आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं और मेरे तरीके समझ में आ रहे हैं, ये चीजें समझ में आ रही है, तो एक बार वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना। और आज की क्लास देखो हमारी खत्म होने पर आई है, समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। तो आज की क्लास में इतना ही था कि हमने कैसे ये नए नए तरीके से सवाल करें। अब इसके आगे मैं आपसे अगली क्लास में कंटिन्यू करूंगा। तब तक आपको इनको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चंस के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लगाने हैं और मॉक देने हैं। उससे आपके इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।